Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start unit number 13 electrostatics. So students, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट. जब हमारे पास चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होते हैं हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील विद अपीयरेंटली स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो हमारे पास उन चार्जेस के बारे में डील करती है जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स चार्जेस तो हमारे पास रेस्ट पे भी हो सकते हैं एंड चार्जेस कैन आल्सो फ्लो. तो जब हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे होंगे उस कंडीशन में जब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, तो वो सब कुछ हम किस ब्रांच में फिजिक्स की डिस्कस करेंगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और चार्जेस जब फ्लो करते हैं उसका फिनोमेना इससे डिफरेंट है, उसको हम डिफरेंट वे में डिस्कस करते हैं. लेकिन अगर हमने ये डिस्कस करना है कि चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हैं तो वो सब हम किस में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में. और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे एक चार्ज जो है वो बिल्डअप हो रहा है एक सरफेस के ऊपर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद अदर सरफेस. जब किसी ऑब्जेक्ट की एक सरफेस का दूसरी सरफेस से कांटेक्ट होता है तो कैसे चार्जेस बिल्डअप होते हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती हैं. सो स्टूडेंट्स, we can say that electrostatics is the electricity at rest. ऐसी electricity है ये जो rest पे है. We can say that it is not in flow condition. Okay. So in this chapter students, we will describe the different properties of static charges like electric force, electric field, electric potential, etc. And we will also discuss some uses and safety measures of static इलेक्ट्रिसिटी. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम एक कॉमन एग्जांपल की बात करें टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप जब भी अपने बालों में कॉम्ब करें और अगर वो कॉम्ब आप पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, तो वो पीसेस ऑफ पेपर आके कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो कॉम्ब करने से पहले तो कॉम्ब अट्रैक्ट नहीं करती पीसेस ऑफ पेपर को. यहाँ पे आप देखें, आपको लग रहा है कि पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं. लेकिन जब हम कॉम्ब करेंगे, जैसे ये देखिए, ये अब पर्सन है कॉम्ब कर रहा है, कॉम्ब करने के बाद आपने देखा कि वो क्या हुआ, पीस ऑफ पेपर आके अट्रैक्ट हो गए कॉम्ब के साथ. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब कॉम्ब और हमारे हेयर्स आपस में कांटेक्ट में आए तो उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस बिल्डअप हो गए. फिर जब हम कॉम्ब को पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आए तो क्या हुआ, वो पीसेस उसके साथ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए. तो ऐसा क्यों हुआ कि ये पीसेस ऑफ पेपर आके कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हुए जब हमने कॉम्ब किया उसके बाद ही, पहले नहीं हुए? तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फिनोमेना है, वो हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. ये तो सारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में. अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस. लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है. वो क्या है स्टूडेंट्स? यू नो स्टूडेंट्स, ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल बाय नेचर. एटम हमारे पास न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए एटम में से तो वो क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है. और आयन हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. आपने केमिस्ट्री में इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इसको डिटेल में डिस्कस किया होगा कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं. तो स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इस तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है कि कोई भी चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मतलब चार्जेस भी हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. ओके. तो अभी स्टूडेंट, जैसा हमने एक्सपेरिमेंट किया कॉम्ब वाला, उस तरह के सेम एक्सपेरिमेंट पे जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए हैं उस बेस पे उन्होंने कुछ लॉ बताए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटेड. तो वो लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है दैट
ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी चार्जेस की नेचर ऑपोजिट होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर चार्जेस लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। और जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया स्टूडेंट्स कि कॉम ने पहले तो नहीं किया था पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट, बाद में क्यों किया, क्योंकि बाद में हेयर के साथ कांटेक्ट होने के बाद उस पर एक चार्ज डेवलप हो गया, प्रोड्यूस हो गया, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो गया। और फिर उसके बाद जब हम उसको न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके गए तो वो न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर क्या हो गए, उसके साथ अट्रैक्ट हो गए। ओके, सो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके माइंड में होना जरूरी है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। 3 वेज होते हैं हमारे पास चार्जेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए, चार्ज बाय रबिंग, चार्ज बाय इंडक्शन एंड चार्ज बाय कांटेक्ट। In this unit we will discuss all these methods students, but today in this lecture we will discuss how charge is produced by rubbing. So rubbing से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होती हैं तो क्या होता है कि चार्ज क्रिएट तो नहीं होता लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। सो वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। जब एक न्यूट्रल बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आती है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रब होती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने का मतलब है कि वहाँ पे जब चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो वो हमें पता चलता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट पे एक चार्ज आ जाता है और दूसरी ऑब्जेक्ट पे दूसरा चार्ज शो हो जाता है। ओके, सो आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनके थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रबिंग। क्योंकि हमें पता है चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो वो 2 तरह के जो चार्जेस हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट 13.1 एक्टिविटी इज when you rub a plastic rod with fur and another plastic rod with fur। अगर हम 2 प्लास्टिक रॉड्स को फर के साथ रब करेंगे तो दोनों पे एक जैसा चार्ज आ जाएगा और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि वो एक जैसा चार्ज उन दोनों पे प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। जैसे हमें पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बात प्रूफ हो गई है क्योंकि हमने दोनों प्लास्टिक रॉड्स ली थी और दोनों को फर के अगेंस्ट रब किया था तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन अब अगर हम एक ग्लास रॉड को लेंगे, उसको सिल्क के अगेंस्ट रब करेंगे और प्लास्टिक रॉड को फर के अगेंस्ट रब करेंगे तो अब देखें क्या होगा, दोनों पे डिफरेंट चार्ज आ गया है और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। जैसे हमें पता चलता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब स्टूडेंट्स जब प्लास्टिक रॉड को हमने फर के साथ रब किया था तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था जबकि फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। पहले दोनों न्यूट्रल थे लेकिन रबिंग करने की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज चला गया, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चला गया। और इसी तरह अगर हम ग्लास रॉड की बात करें, उसको जब हमने सिल्क के अगेंस्ट रब किया था तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज चला गया और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया है और ग्लास रॉड पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है मटेरियल के वर्क फंक्शन पे। मटेरियल का वर्क करने का मेथड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्योंकि ये प्लास्टिक रॉड है और ये ग्लास रॉड है तो ये दोनों मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह फर और सिल्क भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल का वर्क फंक्शन एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए जब उनको रब करवाया जाता है तो चार्ज ट्रांसफर होने का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे प्लास्टिक रॉड के केस में नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आ गया, लेकिन जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमने ये देखा कि जब प्लास्टिक रॉड पे दो प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करके करीब लाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, लेकिन एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करने के बाद और ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने के बाद जब करीब लाया गया तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ओके, अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस थे
जिन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, रबिंग के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और पीछे कौन सा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो इस तरह एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इन एक्टिविटीज को देखने के बाद हमने क्या कंक्लूड किया कि चार्ज बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अब हमने अट्रैक्शन का केस भी देखा और रिपल्शन का भी। पॉइंट नंबर 2 क्या स्टूडेंट्स, के ये जो फ्रिक्शन होती है, जो रबिंग जब होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से दो डिफरेंट टाइप के चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं डिफरेंट मटेरियल पे। जैसे ग्लास पे डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हुआ, प्लास्टिक पे डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और फिर हमने देखा कि लाइक चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, अनलाइक चार्जेस ने अट्रैक्ट किया। एंड स्टूडेंट, वन मेन पॉइंट इज दैट रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन एक श्योर टेस्ट है बॉडी के को देखने के लिए कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स अट्रैक्शन तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी के साथ न्यूट्रल बॉडी भी आके अट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉडी चार्ज थी उस पे कौन सा चार्ज था, और न्यूट्रल बॉडी उसके साथ आके क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगी तो हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा। तो रिपल्शन एक श्योर टेस्ट है क्योंकि रिपल्शन लाइक चार्जेस के दरमियान होती है। अब अगर एक बॉडी चार्ज्ड है तो दूसरी बॉडी अगर उसके साथ आके अट्रैक्ट हो रही है तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उस बॉडी पे कौन सा चार्ज है। लेकिन अगर दूसरी बॉडी रिपेल हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं लेकिन लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी पे कौन सा चार्ज है। ओके, I hope students you got it. This is all about the production of charges, and in this lecture we covered the 13.1 topic from your textbook. Now it is the time for your home task student. आपको टॉपिक के साथ एक सेल्फ असेसमेंट गिवन है जिसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डू यू थिंक द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। मतलब जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो क्या जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज उस रॉड पे आया था क्या उतने ही अमाउंट का चार्ज जो है वो सिल्क पे जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ग्लास और सिल्क जो है वो अपनी एबिलिटी में वेरी करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में। सो जब हम उनको रब करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास से सिल्क पे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आर डिफाइंड एज possessing a negative charge. Electrons पे negative charge है, so by definition the silk is obtaining excessive negative electrical charge. तो silk पे electrical charge आ जाएगा। अब glass rod ने जितने electrons दिए हैं, so we can say that rod has a positive charge equal to the net loss of its electron. इट मीन स्टूडेंट, अगर हम इजी वर्डिंग में बात करें तो क्या होगा, जब इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज था पहले से ग्लास रॉड पे, अगर वहां से नेगेटिव चार्ज सारा ट्रांसफर हो रहा है सिल्क पे तो सिल्क से उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस पे ग्लास रॉड पे आएगा, मतलब दोनों पे अमाउंट इक्वल हो जाएगी। तो रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसके इक्वल होगा जितना उसमें से लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कोई भी एटम जब वो न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही प्रोटॉन पीछे उसके पास रहेंगे। तो आपके पास क्या होगा कि जो अमाउंट है पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रॉड पे आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क equal to the amount of negative charge on the silk. Okay, the next question is what would happen if a neutral glass rod is brought near a positively charged glass rod. अगर हम एक न्यूट्रल ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे लाएंगे तो क्या होगा। The charged glass rod will repel the positive charges and attract the negative ones. अब देखें स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रल थी, न्यूट्रल पे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो वो जो चार्ज ग्लास रॉड है वो उस न्यूट्रल में से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी। इस तरह क्या होगा, उस बॉडी पे चार्ज स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे स्प्लिट हो जाएंगे, देखें अगर ये हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड थी इसको अगर न्यूट्रल के करीब लाएं तो इसने नेगेटिव को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और पॉजिटिव जो थे वो सारे क्या हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं। अब ये जो अट्रैक्शन हुई है उससे हमें ये पता चला कि चार्ज स्प्लिट हो गया है, पॉजिटिव अलग हो गए हैं और नेगेटिव सारे आके आपके पास
अट्रैक्ट हो गए हैं, उस साइड पे आके अलाइन हो गए हैं जिस तरफ हम बॉडी को करीब लाए थे चार्ज बॉडी को। तो ये स्प्लिटिंग जो है, जो चार्जेस की हो रही है, ये उस वक्त स्टॉप हो जाएगी जैसे ही हम उस चार्ज ग्लास रॉड को दूर ले जाएंगे। करीब लाएंगे तो फिर वो अलाइन हो जाएंगे, अगर दूर लेके जाएंगे तो वो दूर चले जाएंगे, मतलब वो चार्जेस जो स्प्लिट हुए थे वो अगेन अपनी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि यही फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल। ओके, तो आपने ये दो क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड 13.1 question is related to this lecture, that how can you show by simple experiment that there are two types of electric charges। तो आपके पास दो एक्टिविटीज गिवन है 13.1 एंड 13.2 जो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स, if you have any query you can ask me anytime. You have to remember this lesson carefully and do these questions, and any problem in question you can ask me. So thank you, stay safe, and Allah Hafiz.